देखो कल हम प्राचीन भारत के गणतंत्रों को देखा था कि कौन कौन से हमको प्राचीन भारत में गणतंत्र दिखाई देते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों में से ज्यादातर तो राजतंत्र ही थे, लेकिन राजतंत्र के अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? गणतंत्र। ठीक है। अब देखो गणतंत्र भी हमको दो कैटेगरी में दिखाई दिए थे। एक तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले हिस्से के गणतंत्र, जिनमें से हमने देखा था शाक्त थे, लिच्छवी थे, विदेह थे, छोटे छोटे गणतंत्र थे। लेकिन ये मौर्य आते आते तक इन गणतंत्रों का सफाया हो गया। मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मगध में जो मौर्य सत्ता स्थापित होगी, तब तक सारे गणतंत्र समाप्त हो जाएंगे, सबकी स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा, मौर्य सबको खत्म करेंगे। जो भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में गणतंत्र थे, वो भी मौर्य अपना जब साम्राज्य विस्तार करेंगे तो उन गणतंत्रों को समाप्त कर देंगे। सिकंदर भी कुछ को समाप्त कर गया था, बचे खुचे को मौर्य समाप्त करेगा। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत में फिर से गणतंत्रों का उदय होता है, और वो फिर लंबे समय तक बने रहते हैं। उनका शकों से संघर्ष होता है, कुषाणों से संघर्ष होता है। फिर मतलब देखो वो माइग्रेट करते हैं, सिकंदर के समय कुछ माइग्रेट कर गए, फिर शक आएंगे, कुषाण आएंगे तो उनसे कुछ युद्ध करेंगे, कुछ माइग्रेट करके अंदर आते जाएंगे। ले देखिए उनका अस्तित्व हमको गुप्त काल तक थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। शकों से भी कुषाणों से भी संघर्ष होता है। उनके सिक्के की प्राप्ति होगी, आगे देखेंगे शक कुषाण का इतिहास जब पढ़ेंगे। और फिर गुप्त काल तक थोड़ा बहुत उल्लेख हमको मिलता रहता है। अब देखो हमने ये तो देख लिया था कि जो प्राचीन भारत में गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे और उनके बारे में कौन सा फैक्चुअल कंटेंट है जो याद रखने हैं कि किस गणतंत्र में क्या उल्लेख है। अब दूसरा सवाल इसमें यह है कि इन गणतंत्रों की शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था, देखो हमने राजतंत्र देखा है अभी, ठीक है ना। और राजतंत्र में शासन व्यवस्था तो हमको मालूम है कि एक होता है राजा, और उस राजा की सहायता के लिए होती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं प्रधानमंत्री होता है, कहीं सेनापति होता है, कहीं पुरोहित होता है। मंत्री परिषद के अलग अलग अधिकारी होते हैं। लेकिन राजतंत्र की बेसिक विशेषता क्या है कि जो राजतंत्र में राजा होता है वो वंशानुगत होता है, राजा का लड़का राजा बनता है। यद्यपि हमने जब ऋग्वेद काल पढ़ा था तो ऋग्वेद काल में देखा था कि राजा यद्यपि वंशानुगत था, लेकिन राजा सभा और समिति की सहायता से शासन व्यवस्था को संचालित करता था। सभा थी, समिति थी, विदत थी। इवन अपन ने ये भी देखा था कि समिति निर्वाचन करती है राजा का, मतलब निर्वाचन नहीं करती थी, लेकिन दूसरा राजा बनेगा तो प्रस्ताव समिति से पारित होके जाएगा। ये कुछ राजतंत्रात्मक व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी। फिर उत्तर ऋग्वेदिक काल आता है तो ये सब का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कमजोर हो जाता है। और फिर राजा क्या है, अब धीरे धीरे राजा बहुत शक्तिशाली होने लगता है। ये तो राजतंत्र की कहानी थी। गणतंत्र की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ी सी अलग है। अब देखो एक तो हमको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, गणतंत्र मतलब गण का तंत्र, गण मतलब जन, जन मतलब जनता, मतलब जनता का तंत्र। ऐसा शासन जिसको जनता स्वयं चलाती हो उसी को गणतंत्र कहेंगे। अब जनता अपना शासन स्वयं कैसे चलाएगी कि जनता अपने में से एक व्यक्ति को चुन के और उसको अपने गण का प्रमुख नियुक्त कर देगी, और वो व्यक्ति फिर जो गण प्रमुख होगा वो उस गण की शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। इस व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। आज भी देखते हैं दुनिया के ज्यादातर देशों में क्या है, गणतंत्र है। बहुत सारे देश गणतंत्रात्मक देश नहीं है, जैसे ब्रिटेन गणतंत्रात्मक देश नहीं है क्योंकि उसके राष्ट्र प्रमुख कौन है, वहां की महारानी है। लेकिन भारत गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति चुना जाता है। तो जो गणतंत्र थे, गणतंत्र की शासन व्यवस्था में भी राजतंत्र के मुकाबले कुछ हमको बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ अलग टाइप की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वही हमको देखना है कि इन गणतंत्रों में कैसी शासन व्यवस्था मौजूद थी। तो देखो ये जो गण है गणतंत्र, इसका जो प्रमुख होता था जिसको गण मुख्य कह सकते हैं या गण प्रमुख, इसी को राजा कह सकते हैं, गण प्रमुख या राजा। कि गणतंत्र का प्रमुख
एक प्रधान होता था, गणराज्य का एक प्रधान होता था जिसको गण प्रमुख या राजा कहते हैं। प्रत्येक गण का एक प्रधान होता था। ये तो राजतंत्र में भी होता था कि एक प्रधान होता था जिसको राजा कहते हैं, यहाँ पे भी वही, बस नाम बदल रहे हैं, राजा ही कह रहे हैं, लेकिन ये गण प्रमुख कहलाता था। लेकिन ये कैसा होता था? निर्वाचित होता था, इलेक्टेड, और सामान्यतः 10 वर्षों के लिए होता था। देखो सामान्यतः लिखा है क्योंकि इन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शासन व्यवस्था के संदर्भ में कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। बहुत सारे ग्रंथों से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है, खासकर बौद्धों के पाली जो ग्रंथ है, बौद्धों के यूनानी ग्रंथ है, उनसे, बाद के जो छोटे मोटे ग्रंथ है उनसे हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती। कोई स्पष्ट ऐसा कोई किताब नहीं मिली है कि जो सीधे सीधे गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शासन पद्धति के बारे में व्याख्या करे। बस थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, उन्हीं जानकारी को जुटा के हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि गणों का एक प्रमुख होता था जिसे गणमुख या गण प्रमुख कहते हैं, यही राजा कहलाता था, और ये सामान्यतः 10 वर्षों के लिए नियुक्त होता था, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती थी। भारत का संविधान भी ये कहता है ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। यहाँ पे भी वही बात लिखी जा रही है कि जो गण का प्रमुख होगा, समस्त एग्जीक्यूटिव पावर उसी गण प्रमुख में या राजा में निहित होगी। और ये कैसा होगा? इलेक्टेड होगा, और सामान्यतः 10 वर्षों के लिए चुना जाएगा। अब देखो 10 वर्षों के लिए चुना जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि चुनेगा कौन? अब यहाँ पे भी क्या है, गणों में थोड़ी अलग अलग व्यवस्था दिखाई देती है। जो बहुत छोटे छोटे गण थे वहां तो क्या है, सामान्य जनता ही चुन के भेजती थी। लेकिन कई जगह क्या है, कुलीन तंत्र था। जो बड़े गण थे जैसे शाक के गण, वहां पे छत्री को ही राजा बनने का अधिकार था, छत्री ही राजा का चुनाव में भाग लेते थे। तो आज के जैसा गणतंत्र नहीं था उस समय, इसलिए हमने देखो पहले ही दिन बताया था कि इन गणतंत्रों के लिए क्या शब्द यूज करना ज्यादा बेटर है? कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। राजा बनने के लिए कुलीन होना आवश्यक है, या राजा के चुनाव में कुलीन लोग ही भाग लेंगे। आज के जैसा नहीं, आज तो कोई भी निर्वाचन में भाग लेना, 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में वोट डालता है, तो वो वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो देखो जब अभी हम उसकी सीमाएं देखेंगे तो हम उसको गणतंत्र समझ रहे हैं, लेकिन आज के जैसा गणतंत्र नहीं है। उसके लिए क्या शब्द यूज किया है? कुलीन तंत्र, अभिजात्य तंत्र, कुलीन लोगों का तंत्र था। कुलीन लोगों की उसमें भूमिका थी, बड़े लोगों की। जो क्षत्रिय हैं, कल ही बताया था ना, शाक्त लोग रक्त की शुद्धता पर अत्यधिक जोर देते थे, तो उनका अपना शासन पद्धति होता था। राजतंत्र से थोड़ा सा अलग है क्योंकि निर्वाचन हो रहा है, इसलिए इस पर फर्क पड़ा, लेकिन आज के गणतंत्र जैसा भी नहीं था। तो पहला पॉइंट तो अपन क्या बताएंगे कि जो गण का प्रमुख होता था उसको गणमुख्य कहते थे, और ये सामान्यतः 10 वर्षों के लिए नियुक्त होता था, और जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है इसी राजा में निहित होती थी। ठीक है, ये हो गया गण प्रमुख। अब देखो गण प्रमुख की सहायता के लिए छोटे छोटे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ये जो गण प्रमुख है इसकी सहायता के लिए अधिकारी, इसकी सहायता के लिए अधिकारी, जैसे एक अधिकारी मिलता है उपराजा, उप राजा। एक अधिकारी मिलता है सेनापति, सेनापति। एक मिलता है भंडारिक, सेनापति या भंडारिक।
ठीक है, तो ऐसा कुछ अधिकारियों की जानकारी मिलती है जो राजा की सहायता करते हैं। और देखो इनके नाम से इनके काम आपको स्पष्ट हो जाएंगे। उपराजा तो समझ ही रहे हो, राजा का जो लड़का हो सकता है, युवराज टाइप का कोई होगा, उसको उपराजा की संज्ञा दी जा रही है। सेनापति कौन होगा? सेनापति होगा जो सैन्य विभाग को देखेगा। भंडारी क्या है? अर्थव्यवस्था को, अर्थ विभाग को पैसा धेला, वित्त मंत्री होता था वहां का। और एक होता था न्याय अधिकारी, जो न्याय देने का काम करता था। मतलब देखो, तीन विभाग तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित मिले हैं, सैन्य विभाग, अर्थ विभाग और न्याय विभाग। राजा समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, लेकिन राजा की सहायता के लिए तीन विभागों का स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है, सैन्य विभाग, न्याय विभाग और वित्त विभाग। तीनों का एक एक अधिकारी। न्याय विभाग का अधिकारी का नाम उल्लेखित नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी न्यायालय की व्यवस्था इनकी बहुत विस्तृत थी, व्यावहारिक था। फिर अगले स्तर पर न्यायाधीश का नाम बदल जाएगा, तो इसलिए न्यायाधिकारी अपन ने लिखा है। ठीक है, तो देखो राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अब फिर तीसरी बात बताएंगे अपन। देखो ये जो गण का प्रमुख है राजा, राजा का निर्वाचन किया गया है और राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से तीन विभाग हैं, सैन्य विभाग, अर्थ विभाग, न्याय विभाग मुख्य। लेकिन यह राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, समस्त शक्तियां इसी में निहित हैं। लेकिन जो राज्य की समस्त वास्तविक पावर है वो एक परिषद के हाथों में होती थी। किसके हाथों में होती थी? परिषद। ये राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित परिषद क्या है, ऐसा लिख लेना, राज्य की सर्वोच्च सत्ता, राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी। एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी। निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी, जो क्या कहलाती थी? जो परिषद कहलाती थी। परिषद कहलाती थी, जो परिषद कहलाती थी। ठीक है, अब देखो, यदि आपने भारत का संवैधानिक व्यवस्था की थोड़ी बहुत जानकारी है तो वैसे कुछ लक्षण दिखाई देंगे। गण प्रमुख, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां गण प्रमुख में नियुक्त होती है, लेकिन ये कुछ नहीं है। कौन मेन है? परिषद में मेन है। तो जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कहने को राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन सत्ता का संचालन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही व्यवस्था है कि एक राजा है जिसको गण प्रमुख कह रहे हैं, गण मुख्य है, वो समस्त शक्तियां उसी के हाथ में, मतलब काम यही करेगा, इसी के नाम से होगा। जो सील ऑर्डर आएगा ना वो इसी के नाम से आएगा, लेकिन उपयोग कौन करेगा? ये परिषद करेगी। इसलिए तो देखो कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटेन लोकतंत्र की जननी है, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन से भी हजारों सालों पहले भारत में भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हमको साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि पहले बता दिया वो वर्तमान जैसा रिपब्लिक नहीं है, कुलीन तंत्र कहना ज्यादा उचित है, लेकिन सिस्टम तो उनने कुछ वैसे कि थोड़ा बहुत आज जो हम देख रहे हैं उसी के जैसा है। मतलब ब्रिटेन की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो भी कुछ इसी टाइप की है कि वास्तविक कार्यपालिका अलग है और नाम मात्र की कार्यपालिका अलग है। तो यहाँ पर भी देखो ये नाम मात्र की हो गई और ये वास्तविक हो गई। तो देखो शासन व्यवस्था के संदर्भ में पहले पॉइंट तो क्या है कि
गण का प्रमुख गणमुख कहलाता था, निर्वाचित होता, सामान्यतः 10 वर्षों के लिए होता था। इसकी सहायता के लिए कुछ विभागों की स्थापना की गई थी, जैसे अर्थ विभाग, न्याय विभाग और सैन्य विभाग। ठीक है। फिर राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक संस्था के हाथ में थी, जो क्या कहलाती थी? परिषद कहलाती थी। अब देखो इस परिषद के बारे में हमको थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये परिषद ही मुख्य मेन है, परिषद ही मेन है। राजा तो वही करेगा जो परिषद कहेगी, राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। परिषद कहेगी तब राजा बोलेगा युद्ध, और परिषद कहेगी कि संधि कर लो तो राजा को संधि करना पड़ेगा। राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करे। देखो राजतंत्र में ये राजा की इच्छा, राजा को 12 बजे सपना है कि मेरे को युद्ध करना है, तो आज सुबह वो युद्ध की घोषणा कर सकता है। इधर राजा ऐसा नहीं करेगा, इधर पहले परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा, परिषद में प्रस्ताव आएगा तब जाके निर्णय होगा। यदि परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि युद्ध तो युद्ध, और बोल रहा है कि नहीं युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध नहीं होगा, राजा कुछ नहीं कर सकता। यही आज भी है, संसद में आपको प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है, सरकार अपनी मर्जी से कुछ थोड़ी कर सकती है। हर चीज के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, 1 रुपए भी निकालना है तो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इसी टाइप की व्यवस्था क्या है, हमको यहाँ पर इस परिषद में दिखाई देती है। ठीक है। तो देखो इस परिषद के बारे में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये परिषद से भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो समझ ही रहे हो कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर टिप्पणी करिए या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समझाइए, ये तो सरल क्वेश्चन। कठिन क्वेश्चन ये आएगा कि प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सामंजस्य है या क्या साम्यता के बिंदु है, थोड़ा सा कंपैरिजन। तो अब देखो जिसने संविधान और भारत की शासन व्यवस्था पढ़ी होगी उसको तो कंपैरिजन करना आसान होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि संसद की कार्रवाई क्या होती है। यदि संसद की कार्रवाई आपको समझ, तो लगभग वही कार्रवाई इसी परिषद में हमको दिखाई देती है। ठीक है। तो देखो परिषद के बारे में क्या बताएंगे कि गणों की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथ में होती थी, जो परिषद कहलाती थी। ठीक है। अब देखो ये जो परिषद है इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। परिषद में जो सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। जैसे वर्तमान में हम देखे हैं संसद में उनका 543 मेंबर है, जैसे 543 इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, कोई निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं है, हर गण में अलग अलग था। जैसे यदि एक जातक कथा है, एकपण जातक, एकपण जातक, एकपण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 लोग होते थे। लिच्छवी गणराज्य की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7,707। मतलब सोचो हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के मिला के 500 550 मेंबर हो रहे हैं, यहाँ पर 7,707 लोग थे। ये परिषद थी और ये निर्णय लेगी। छोटे जो परिषद थे, मतलब जो छोटे गण थे, जैसे शाक्य गण छोटा गण था, तो इसमें 500 संख्या दिखाई देती है परिषद की। हाँ 500 लगभग, जिसको कहना चाहिए कि शाक्य गणराज्य में 500 लोगों की परिषद का उल्लेख है। और ये 500 के 500 लोग कौन होंगे? कुलीन लोग होंगे, आम आदमी नहीं होगा, कुलीन लोग। कुलीन, इसलिए तो हम इसको कुलीन तंत्र कह रहे हैं। यही देखो इसका ड्रॉबैक है, वर्तमान की व्यवस्था उससे अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुलीनता जैसा कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पर योग्यता की महत्ता है वर्तमान में, कि कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, कोई भी व्यक्ति भाग लेता है। लेकिन वहां पर क्या है, कुलीनों को ज्यादा महत्ता दी जा रही है, इसलिए हमने उसको क्या है, कुलीन तंत्र नाम दिया। ठीक है। तो देखो परिषद में कुछ लोग होते थे, लेकिन लोगों की संख्या फिक्स नहीं है, हर गण की अपनी अलग अलग होती थी। दूसरी बात क्या है, ये जो परिषद है इसकी जहां पर बैठक होती है, बैठक, जैसे वर्तमान में संसद है, संसद की जो बैठक होती है उसको संसद भवन नाम दिया गया है। उसी टाइप से वहां पर जो परिषद थी उसकी जो बैठक होती थी उस जगह को
संस्थागार कहा जाता था। संस्थागार भवन का नाम है, उस जगह का नाम है जहां पर बैठक होती थी। और देखो ये बैठक का समय भी निश्चित था, ऐसा नहीं कि हर कभी, निश्चित। जैसे अभी भी ना संसद की बैठक होती है तो उनका बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, वर्षाकालीन सत्र है, वो मानसून सत्र है, इस टाइप से सत्र होते थे। तो यहां पर भी जो बैठक होती थी उन बैठक का समय निश्चित होता था। तीसरी बात, ये बैठक तभी वैलिड होती थी जब कोरम होगा, बिना कोरम के बैठक नहीं हो सकती। गण पूर्ति, गण पूर्ति मतलब संस्था में फिक्स था कि कम से कम इतने लोग आएंगे तभी संस्था की बैठक कंटिन्यू। आज भी यही है, लोकसभा में उन्होंने कहा 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्रवाई संचालित नहीं की जा सकती, कम से कम इतने लोग तो आना ही चाहिए। तो देखो कोरम की संकल्पना वहां पर भी थी कि इतने लोग तो आना ही चाहिए तभी कुछ हो सकता है। फिर अब जब ये इतने सारे लोग एक जगह आके बैठेंगे तो वहां पे कुछ व्यवस्था जमानी पड़ेगी। जैसे संसद में भी व्यवस्था जमाने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री। तो यहां पर भी जो बैठक की व्यवस्था करता था उसका नाम है आसन्न पन्नापक। आसन्न पन्नापक नामक अधिकारी, आसन्न पन्नापक नामक अधिकारी क्या करता था, बैठक की व्यवस्था करता था या सदस्यों की बैठक की व्यवस्था करता था। यही अपना संसदीय कार्य मंत्री। मतलब देखो कंपैरिजन करते जाना हर बिंदु में, क्योंकि कठिन क्वेश्चन यही होगा, वर्तमान गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और प्राचीन गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में कंपैरिजन के बिंदु। तो आप देख रहे हो ना कैसे कैसे करके हम आज जो है लगभग 2500-3000 साल पहले भी हम इसी व्यवस्था को संचालित होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अधिकारी था जो बैठक में व्यवस्था करता था। फिर तीसरी बात ये होती थी कि कोई भी विषय है जिस पर इस परिषद को विचार करना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। आज भी सदन में कार्रवाई करने के लिए क्या है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और उस समय भी क्या है, किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए क्या है, प्रस्ताव प्रस्तुत होता था। प्रस्ताव को पाठ कह रहे हैं, प्रस्तुत होता था। चौथी बात, अब प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और उस प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में बोलने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार था। ऐसा नहीं कि कोई विषय, जितने सदस्यों में सबको बोलने का अधिकार है। यदि इस प्रस्ताव के आप पक्ष में हो तो मौन रहो, प्रस्ताव के पक्ष में हो तो मौन रहो, यदि आप विपक्ष में हो तो बोलने का अवसर दिया जाता था। आज भी यही होता है, मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सरकार की तरफ से किसी ने प्रस्ताव किया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। अब विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा कि भाई तुमको इसमें क्या दिक्कत है। अब यदि उस पक्ष के आप समर्थन में हो तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मौन रहो। लेकिन यदि आप विपक्ष में हो तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। और यदि देखो पक्ष में ज्यादातर लोग हैं तो प्रस्ताव तो वैसे ही पारित होगा। आज भी देखे ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि संसद की कार्रवाई देखे तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो जो बेंच रहती है उसको थपथपा के अपना समर्थन देते हैं और कह देते हैं ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया है, वो विपक्ष में कोई था ही नहीं। तो यहां पे भी, लेकिन यदि ज्यादातर लोग विपक्ष में हैं और अब मामला टाई जैसी स्थिति हो रहा है तो क्या होगा, अब चौथा काम किया जाएगा मत विभाजन का। पांचवा पॉइंट लिखना, क्या किया जाएगा, मत विभाजन।
मत विभाजन, वोटिंग होगी। और वोटिंग कैसे होती थी? गुप्त मतदान पद्धति, गुप्त मतदान पद्धति। और गुप्त मतदान पद्धति को ये लोग नाम देते हैं शलाका पद्धति। कौन सी पद्धति? शलाका पद्धति, शलाका पद्धति, शलाका पद्धति। और देखो शलाका पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, मत विभाजन में अलग अलग रंग की शलाका दी जाती थी, अलग अलग रंग की शलाकाओं द्वारा होता था, अलग अलग रंग की शलाकाओं द्वारा होता था। और देखो मतलब वो लाल झंडा उठा दिया, पीला झंडा उठा दिया, समर्थन में था, विरोध में था, या हमको कोई मतलब ही नहीं है, आज भी यही होता है, बटन लगी रहती है, वो दबाई जाती है, फिर देखी जाती है वोटिंग। और इन शलाकाओं को इकट्ठा करने का एक अधिकारी अलग से नियुक्त किया जाता था, जिसको नाम था शलाका ग्राहक पाल, शलाका ग्राहक। ये अधिकारी होता था जो उन शलाकाओं को इकट्ठा करता था, फिर उनकी गिनती की जाएगी कि पक्ष में कितनी शलाका, उन्होंने कहा कि भैया समर्थन में हरी रंग की शलाका, तो उसको गिनती करूंगी कितने लोगों ने हरी रंग की शलाकाएं दी, कितने लोगों ने लाल रंग की शलाका, तो भिन्न भिन्न रंग की शलाकाओं होती थी। और ये प्रत्येक शलाका एक मत को सूचित करता था, फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाता था, फिर उसकी गिनती होती थी, तब जाके वोटिंग की जाती थी। ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये जो कह रहे हैं ना संसद में प्रस्ताव या पाठ प्रस्तुत किया जाता था, इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, प्रतिज्ञा। हाँ, ये ज्यादा, ये शब्द है, प्रस्ताव की जगह क्या है, जिसको आज हम प्रस्ताव कहते हैं, मोशन, उसके लिए वो लोग क्या शब्द यूज करते थे? प्रतिज्ञा। कि कोई जो प्रस्ताव आया है उसको कह रहे हैं प्रतिज्ञा। ठीक है, तो यही है कि कोई प्रतिज्ञा प्रस्तुत होती थी, फिर उस प्रतिज्ञा में वाद विवाद होता था, फिर मत विभाजन होता था, और फिर नियम अनुसार वोटिंग होती थी, और जो पक्ष में होता था वो प्रस्ताव पारित हो जाता था, और जो यदि विपक्ष में ज्यादा होंगे तो प्रस्ताव खारिज हो जाता था। और यहां से जो प्रस्ताव पारित होकर जाएगा, राजा वैसा ही करेगा, राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो देखो ये बहुत कुछ हमको वर्तमान संसदीय कार्रवाई में दिखाई देता है। और भी मतलब इसी में आप जैसे कह रहे हैं कि कोई प्रतिज्ञा प्रस्तुत होती है, जैसे आज भी प्रस्ताव आता है तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन, ऐसा अलग अलग में होता है। यहाँ पे भी इसी टाइप का कार्यक्रम होता था। तो ये जो परिषद होती थी, यही सर्वोच्च निर्णायक संस्था होती थी। राजा मर्जी से कुछ नहीं करेगा, इस प्रस्ताव में जो कुछ किया जाएगा वही राजा मानेगा, राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। यही गणतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेषता है। हालांकि इन परिषद में लोगों की नियुक्ति कैसे होती थी, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। हमको नहीं पता इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, कि कुलीन थे या फिर जो कुलीन लोग हैं उनका चुनाव होता था या वंशानुगत, कोई जानकारी नहीं है। इस संस्था के निर्वाचन की जानकारी हमको नहीं है। ठीक है, ये निर्वाचित होती थी, लेकिन निर्वाचन कैसे होता था नहीं पता। प्रत्यक्ष होता था, अप्रत्यक्ष होता था, जैसे आज हम देख रहे हैं राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो संस्था है, इस संस्था में लोगों की नियुक्ति कैसे की जाती थी। ठीक है, तो देखो ये संस्था है, उस संस्था या जो परिषद कह रहे हैं उसकी कार्यप्रणाली है। और देखो इस संस्था के जो सदस्य हैं उनको भी राजा ही कहा जाता था। याद रखना, ये जो परिषद है इसके जो सदस्य हैं उनको भी राजा ही कहा जा रहा है। देखो इक्वल, ऐसा नहीं है कि राजा एक ही है। जैसे वर्तमान में संसद के सदस्य को हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहते हैं, ये क्या कहलाते थे? राजा। 7,707 राजा लिच्छवी गणराज्य में। ठीक है, तो ये आपकी परिषद की कार्यविधि है, परिषद की कार्यविधि है। ठीक है ना। तो देखो राजा की सहायता के लिए कुछ विभाग है, लेकिन राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है। ये संस्था छोटा सा छोटे काम के लिए प्रस्ताव आएगा, वो प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तब उस दिशा में काम किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि जो बड़े गणतंत्र थे उसकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी, छोटे गणतंत्र थे उसकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। जैसे क्या है
कि जो बड़े गणतंत्र थे, जैसे अपन ये लिच्छवी गणतंत्र देखें, ये बहुत बड़ा गणतंत्र है। इसकी जो संस्था है या परिषद है, इसमें कितने 7,707 लोग होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके नीचे छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी। छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी, या इसको ये कह सकते थे कि जैसे ये केंद्रीय परिषद है, एक क्या है निचले स्तर पर भी परिषद होगी। बहुत बड़ा गणतंत्र है, तो जैसे उन्होंने कहा कि संसद है और राज्यों में विधानसभा है, तो यहां पर भी क्या है विधानसभा टाइप नीचे अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं दिखाई देंगी, और उनके नीचे भी फिर अधिकारी होंगे, और वहां पे भी एक राजा टाइप का होगा। और तो इस टाइप से निचले स्तर पर, लेकिन जो छोटे गणराज्य हैं जैसे शाक्य गणराज्य, वहां पे निचले वाला संरचना हमको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो उतना बड़ा है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहले बता दिया कि जो छोटे गणराज्य हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी अलग थी, और बड़े गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी सी, लेकिन थे दोनों गणतंत्र ही, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से यहां पर ये शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। और देखो यहां पर जो क्या कहते हैं पाली ग्रंथों में इन गणतंत्रों की शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो उल्लेख मिलता है कि वोटिंग सिस्टम हो रहा है, वोटिंग सिस्टम के लिए 2-3 उदाहरण इनको मिला है। जैसे विडब्बू ने कल ही बताया था, कौशल का शासक जो विडब्बू था उसने शाक्यों पे आक्रमण किया था, उसको घेर लिया था। तो जो शाक्य गणराज्य की संस्था थी उसने बैठक ली, और बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि हमको युद्ध लड़ना है या आत्मसमर्पण करना है। तो उनकी जो परिषद ने निर्णय लिया कि हमको आत्मसमर्पण करना है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। यदि किसी ऐसे एक सेनापति का उल्लेख मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य में सेनापति की नियुक्ति होनी थी, तो उस नियुक्ति के लिए भी एक प्रस्ताव इस परिषद में पारित किया गया था, और उस परिषद की मंजूरी के बाद ही सेनापति की नियुक्ति हुई। तो मतलब किताबों में कुछ उदाहरण भी मिलते हैं जिसमें हमको इनकी शासन व्यवस्था या जो इनकी जो परिषद है उसकी व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो देखो राजा या गण प्रमुख, उसके विभाग, और मेन सबसे क्या है उसकी परिषद। फिर इनकी न्याय व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, और न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तो हम क्या बताएंगे कि इन गणों की जो न्याय व्यवस्था है वो सुविकसित थी, अत्यधिक विकसित, सुविकसित थी। दंड विधान लिखित होता था, दंड विधान लिखित होता था। दंड विधान लिखित होता। देखो ये सुविकसित न्याय व्यवस्था की विशेषता होती है कि लिखित दंड विधान होगा, कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे 6 माह की सजा होगी, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है कि मेरा आदेश ही मेरा शासन है, या जो मैंने बोल दिया वो कानून है। ये अविकसित न्याय व्यवस्था मानी जाएगी कि यहां पर कुछ नहीं है, आपका मन हुआ तो चोरी करने वाले को फांसी चढ़ा दिया, आज आपका मूड अच्छा था तो आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लिखित दंड विधान था कि प्रत्येक अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा वो है। दूसरी बात क्या है, न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय होते थे, कई प्रकार के न्यायालय होते थे। न्याय करने के लिए कई प्रकार के न्यायालय होते थे, मतलब फौजदारी अलग न्यायालय, मतलब क्रिमिनल मामलों के लिए अलग था, और सिविल मामलों के लिए अलग था। दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए अलग अलग न्यायालय था। न्यायालयों की कार्य प्रणाली सुनिश्चित थी, कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित थी। न्यायालयों की कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित थी, ठीक है ना। अब देखो, और यहां पर जो
आज हम देखते हैं ना भारत की न्याय व्यवस्था पद सोपाने के, पद सोपाने के मतलब क्या है कि सबसे निचले स्तर पर उनका तहसील न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत से, तहसील लेवल की अदालत से सजा मिली है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सजा मिल गई है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, और हाई कोर्ट से भी सजा मिल गई है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ देती है तो वो आजाद है। यहां पर भी जो न्याय व्यवस्था इसी पद सोपानिक न्याय व्यवस्था ही मिलती है। और देखो उल्लेख मिलता है कि जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य में जो न्यायपालिका थी, न्याय प्रशासन के 8 न्याय, 8 नियमित न्यायालयों की श्रृंखला मिलती है। 8 नियमित न्यायालयों की श्रृंखला मिलती है। 8 लेयर था। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि तहसील, तहसील के बाद जिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3-4 ही लेयर दिख रही है। इधर 8 लेयर मिलती है, एक के बाद एक के बाद एक। और देखो क्या नियम था कि दंड तभी मिलेगा, किसी भी अभियुक्त को दंड तभी मिल सकता है जब, किसी भी अभियुक्त को दंड तभी मिल सकता है जब सभी 8 न्यायालय उसे आरोपी साबित करें। सभी 8 न्यायालय उसे दंडित करें, सभी 8 न्यायालय उसे दंडित करें। यदि एक न्यायालय भी उसे छोड़ देता है तो वो आजाद। मतलब देखो, यदि 7 न्यायालय ने दंड दिया लेकिन किसी एक न्यायालय ने भी उसको आरोप मुक्त कर दिया तो वो छूट जाएगा, फिर उसको सजा नहीं होगी। मतलब देखो यहां की न्याय व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था एक आधार होता है ना कि उसका दर्शन क्या है। यहां की न्याय व्यवस्था का दर्शन यही है कि 100 आरोपी छूट जाए, कोई समस्या नहीं है, एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए 8 लेयर हो रहे हैं। 8 लेयर काय के लिए हैं? ताकि किसी, क्योंकि देखो भरपाई नहीं हो सकती। आपने किसी व्यक्ति को 6 माह का दंड दे दिया कारावास, अब आप उसके जीवन के 6 माह के कारावास कैसे वापस लाएंगे? आपके कारण वो तो 6 महीने जेल में रहा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती ना। तो जिस चीज की भरपाई नहीं हो सकती उसको बहुत फूक फूक के कि भाई यदि मान लो वो निर्दोष होगा तो किसी एक स्तर में निर्दोष साबित हो जाएगा, उसको हम छोड़ दिया जाए। मतलब 100 अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पिक्चर का डायलॉग कहते, नो एफआईआर नो अरेस्ट और फैसला ऑन द स्पॉट। वो क्या होता, उसमें निर्दोष भी मारा जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर की जो न्याय व्यवस्था है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा जोर देती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल, अत्यधिक बल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल था। और न्यायपालिका में भी लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, न्यायिक व्यवस्था में भी लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। और ऐसी व्यवस्था हमको समानांतर विश्व में इस समय कहीं दिखाई नहीं देती है। मतलब इनकी जो न्याय व्यवस्था इतनी सुविकसित थी, ऐसी व्यवस्था कहीं दुनिया में दिखाई नहीं देती है। ग्रीस का न्यायालय भी देखेंगे अपन, देखते हैं कि वहां पर जहर पिला दिया गया सुकरात को, ऐसी न्याय व्यवस्था थी वहां पे। वहां की न्याय व्यवस्था बहुत बदनाम थी। लेकिन हम यहाँ की न्याय व्यवस्था में देखो कोशिश की जा रही है कि किसी निरपराधी को दंड ना दिया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण है कि अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि निर्दोष को दंड दिया जाएगा तो वो समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये इनकी न्याय व्यवस्था है। तो देखो न्याय व्यवस्था भी सीखा जा सकता है। आज की न्याय व्यवस्था भी वैसी न्याय व्यवस्था हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और देखो इन्हीं के समकक्ष जो राजतंत्र हैं, मगध है, वैशाली है, वहां की न्याय व्यवस्था में क्या है, राजतंत्र में तो क्या है, राजा,
राजा का आदेश ही शासन है, जो राजा ने बोल दिया वो होगा, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आज राजा का मन था, जैसा राजा का मन है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता है राजतंत्र में, लेकिन यहां पर देखो राजा आजा कुछ नहीं है, निर्वाचित लोग ही सब कुछ मिलके कर रहे हैं। तो ये इनकी न्याय व्यवस्था के हमको कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो देखो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गणतंत्रों की न्याय व्यवस्था को समझाइए। प्रशासनिक व्यवस्था, आपसे यदि पूछे कि गणतंत्रों की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए, तो आप उसमें न्याय व्यवस्था तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यदि अलग से न्याय व्यवस्था पूछ लिया तो थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको इतनी न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इतनी बातों तो बताएंगे कि न्याय व्यवस्था भी इस टाइप की प्रचलित थी, ठीक है। अब शासन व्यवस्था हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई। अब बाकी इसमें कुछ बचता नहीं है, एक एक दो दो लाइन पे है। जैसे सामाजिक व्यवस्था देखें, सामाजिक व्यवस्था, तो देखो इन गणतंत्रों की जो सामाजिक व्यवस्था थी ना तो बहुत ज्यादा उदार थी और ना ही बहुत ज्यादा जटिल थी। मतलब क्या है, ना तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल जैसी उदार थी, ऋग वैदिक काल जैसी उदार भी नहीं थी, और ना ही महाकाव्य काल, महाकाव्य काल जैसी जटिल थी। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा सामाजिक व्यवस्था बहुत सरल और सिंपल थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना, ना तो जाति व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, ना ही ऊंच नीच के कोई प्रमाण मिलते, एकदम सिंपल सोसाइटी थी। लेकिन महाकाव्य काल आते आते तक क्या है, वर्ण व्यवस्था भी जन्म आधारित हो गई, जाति व्यवस्था के प्रमाण मिल गए, ऊंच नीच का प्रमाण आ गया था। ये बीच की थी, मध्यम। व्यवसाय व विवाह के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता थी। व्यवसाय व विवाह के चयन में देखो, ऋग्वैदिक काल में भी पूरी आजादी थी, लेकिन इधर बदल जाएगी। जब महाकाव्य काल आएंगे ना, तो व्यवसाय जाति, तुम जिस जाति में जन्म लिए हो वही तुमको व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। तुम ब्राह्मण हो तो तुम केवल ज्ञान देने का काम करोगे, क्षत्रिय हो तो लड़ने का काम करोगे, वैश्य हो तो केवल और केवल व्यापार कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम वैश्य होके और पढ़ाने लगे, ऐसा संभव नहीं है। विवाह के चयन में भी प्रतिबंध हो गया था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का चलन हो गया था कि व्यक्ति जिस वर्ण का सदस्य है उसी वर्ण की सदस्यता से वो शादी करेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इन गणतंत्रों में व्यवसाय के चयन में भी कोई प्रतिबंध नहीं था और विवाह के चयन में भी कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या है, विवाह में कुछ प्रेम विवाह का भी प्रमाण मिले हैं। जैसे थे ना स्वप्न वासव दत्ता की जो कहानी थी, उदयन और वो चंड प्रद्योत की लड़की का प्रेम विवाह हुआ है। फिर आपको जो स्वयंवर टाइप का होता था उसकी भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। व्यवसाय के तो बारे में ये है कि बहुत सारे जो ब्राह्मण थे यहाँ इन गणतंत्रों में कृषि कार्यों में संलग्न थे, और ये इस टाइम पीरियड में ब्राह्मणों के सम्मान में कमी आती है। ब्राह्मणों के सम्मान में कमी, इनकी सामाजिक व्यवस्था थी जो, उसमें ब्राह्मणों का थोड़ा सा डाउनफॉल होता है, ठीक है ना। और देखो ब्राह्मण, जैसे हम वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं तो ब्राह्मण सर्वोच्च है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन गणतंत्रों में इनका जो टाइम पीरियड है, यहां पर क्या है, क्षत्रिय ब्राह्मण से अपने आप को ऊपर कहने लगे थे कि हम तुमसे ऊपर है। ब्राह्मण की स्थिति नीचे आ रही है, क्षत्रिय के बाद आ रहे हैं ब्राह्मण, और कई जगह तो क्या है वैश्य भी ऊपर दावा करने लगे थे। ब्राह्मणों की स्थिति वैश्यों से भी नीचे चली गई, मतलब ब्राह्मणों का डाउनफॉल का पीरियड था ये, ठीक है ना। और बाकी तो इसमें और तो कुछ है नहीं। दहेज, हाँ दहेज प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि दहेज प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह के साक्ष्य नहीं है, गंधर्व विवाह का प्रमाण है,
ठीक है ना। तो ले दे के सामाजिक व्यवस्था कोई बहुत ज्यादा जटिल और बहुत ज्यादा उदार नहीं थी। नैतिकता का स्तर थोड़ा सा इन गणों में उच्च था, क्योंकि महात्मा बुद्ध महावीर जैन का काल है, तो नैतिकता को बहुत ज्यादा इस काल में महत्ता दी जाएगी। तो ये सामाजिक व्यवस्था थी इन गणों की। फिर दूसरी देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में देखो इनका जो प्रधान व्यवसाय था वो क्या था? कृषि, मुख्य व्यवसाय। और मुख्य व्यवसाय में भी क्या ये काय की खेती करते थे? धान की और गन्ने की। क्योंकि ज्यादातर देखो नेपाल की तराई वाले रीजन में स्थित थे, तो धान और गन्ना भरपूर मात्रा में होता था। और ज्यादातर क्या है? छोटे किसान ही थे, कृषक थे क्या? छोटे कृषक। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नति पे था। ठीक है ना। व्यापार की यदि बात करें तो देखो वस्त्र, और वस्त्र में भी रेशमी वस्त्र, औषधि, औषधि का व्यापार कर रहे हैं, आभूषणों का व्यापार कर रहे हैं, और अस्त्र शस्त्र। ठीक है ना। और व्यापारियों के बड़े बड़े काफिले चलते थे, व्यापारियों के काफिले, व्यापारियों के बड़े बड़े काफिले मतलब झुंड की झुंड में व्यापारी मूव करते थे। तो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की भी कोई विशेष जानकारी इस काल की मिलती नहीं है। ठीक है। फिर देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, तो देखो धार्मिक व्यवस्था में ये देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म स्थापित हो चुका था। मतलब ब्राह्मण धर्म ने अपने पैर जमा लिए थे। अत्यधिक जटिल हो गया था, अत्यधिक जटिलता आ गई थी, अत्यधिक जटिलता आ गई थी। और इसी जटिलता के कारण क्या है? धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात होता है। धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात होता है। ठीक है ना। बौद्ध, जैन और बहुत सारे ऐसे करके 62 संप्रदाय उदय हुए थे। महात्मा बुद्ध तो शाक्य गणराज्य के थे, जैन भी यही लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है ना। तीसरी बात क्या है? धार्मिक व्यवस्था में ब्राह्मण की सर्वोच्चता को चुनौती दी जा रही थी। ब्राह्मण की सर्वोच्चता को चुनौती दी जा रही थी। शास्त्रों की व्याख्याएं हो रही थी। शास्त्रों की व्याख्या मतलब क्या है ना, कि वेद में क्या लिखा है, उसके क्या मतलब होंगे, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगा था। क्योंकि देखो अभी ब्राह्मणों को व्याख्या का दे नहीं, ब्राह्मण की व्याख्या को नहीं मान रहा है, हमारी व्याख्या मैंने, वेद की आलोचना भी कर दे रहे कोई। और इसी काल में देखेंगे कि बहुत सारे भाष्य लिखे गए, भाष्य ग्रंथ लिखे गए। भाष्य ग्रंथ मतलब क्या होता है? जो अपने मेन शास्त्र है उन पर क्या है? नोट लिखना या अपने विचार प्रस्तुत करना। और ले दे के हर बात पर क्या है? शास्त्रार्थ होता था, अलग अलग भाष्य लिखे जाते हैं। इसलिए क्या है देखो, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय क्यों हुआ? क्योंकि लोग अब उस पुरानी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं। तुमको पसंद नहीं, उनने अपना एक अलग धर्म बना लिया, उनने अपना एक अलग धर्म। ऐसे टोटल 62 संप्रदाय हमको दिखाई देते हैं इन्हीं के इस टाइम पीरियड के अंतर्गत। ठीक है ना। तो देखो ये गणतंत्रों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है ना। बाकी देखो निचले स्तर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कि गांव गांव तो थे और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था होती थी। बाकी तो और कोई विशेष जानकारी इसमें
मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसके कुछ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रमाण है। थोड़ा थोड़ा है सर, राजनीतिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था भी कोई बहुत हमने स्पष्ट रूप से नहीं हमको मिला है, लेकिन जितना मिला है वो यही है, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था और वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या हमको कुछ प्रमाण वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, समानता असमानता दोनों के लक्षण आपको समझ आने चाहिए। देखो समानता के लक्षण तो हमको सीधे दिखाई दे रहे हैं कि पहले भी इनके भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में निर्वाचन होता था, इनके भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में निर्वाचन होता था। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे भी प्रत्याशियों की न्यूनतम योग्यता थी, यहां पर भी। मतलब देखो हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं समानता, समानता के बिंदु दोनों जगह या दोनों समय, मतलब प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था और वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोनों समय में ही जो राष्ट्र प्रमुख है वो कैसा होता था, निर्वाचित होता था। राष्ट्र का जो प्रमुख होता था या गण, उस समय गण प्रमुख कह रहे हैं, अभी हम राष्ट्र प्रमुख कह रहे हैं, वो दोनों क्या होता था, निर्वाचित होता था। दूसरा, प्रत्याशियों की न्यूनतम योग्यता निश्चित थी, न्यूनतम योग्यता निश्चित थी, न्यूनतम योग्यता निश्चित थी। अब देखो उस समय न्यूनतम योग्यता हो सकता ये थी कि व्यक्ति कुलीन होना चाहिए, वही व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेगा। आज के समय में निर्वाचन की योग्यता क्या है कि भैया व्यक्ति ने अलग अलग है कि 25 साल की उम्र पूरी कर ली, 28 साल की उम्र पूरी कर ली हो, या राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो, ये न्यूनतम योग्यता है। तो योग्यता तो थी ना, तो अभी हम समानता में बता रहे हैं कि योग्यता तो दोनों जगह ही निश्चित थी। तीसरा क्या है, निर्वाचन में गुप्त मतदान का प्रयोग होता था, निर्वाचन में गुप्त मतदान, जिसको क्या कहते हैं, शलाका पद्धति। ओपन मतदान नहीं होता था कि हाथ उठा दो भैया कौन कौन इसके समर्थन में, यदि राजा का निर्वाचन भी करना है तो भी वो जो परिषद होगी वो गुप्त मतदान करेगी। आज भी गुप्त मतदान ही हो रहा है। और पद से हटाने का भी प्रावधान था, पद से हटाने का प्रावधान, ठीक है ना। यदि जो समिति है, जो संस्था है, वो चाहती तो गण के प्रमुख को प्रस्ताव पारित करके हटा देती, हटा सकती थी, आज भी हटा सकती है। लोकसभा यदि प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को भी यदि महाभियोग लगा लिया जाए तो महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। तो उस समय भी हटाया जा सकता था और अभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो समानता है, लेकिन हमको अब इसमें क्या है, असमानता के बिंदु भी बताना है। असमानता या किस रूप में डिफरेंस है वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, किन रूपों में दोनों में अंतर है। तो देखो अंतर की बात में सबसे पहले यह है कि इनको हम वास्तविक गणतंत्र नहीं कह सकते। प्राचीन भारत के गणतंत्र वास्तविक गणतंत्र ना होकर कुलीन तंत्र थे। प्राचीन भारत के गणतंत्र वास्तविक गणतंत्र ना होकर कुलीन तंत्र थे, क्योंकि कुलीन लोग ही निर्वाचन में भाग लेते थे। जबकि वर्तमान में गणतंत्र क्या है, आम जनता निर्वाचन में भाग लेती है।
आम जनता निर्वाचन में भाग लेंगे 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने की स्थिति में। तो मुकेश अंबानी भी डालेगा तो भी एक वोट ही काउंट होगा, और एक भिखारी भी वोट डालेगा तो भी एक वोट ही काउंट होगा। आज का है जो ट्रू रिपब्लिक है, लेकिन वो ट्रू रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक जैसा है, लेकिन उसके लिए शब्द क्या यूज करना चाहिए? एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, कुलीन लोगों का। अब वो कुलीन कुछ भी हो सकता है वंश से हो, पैसे से हो, जाति से हो, कुलीन की परिभाषा नहीं, कुलीन एरिस्टोक्रेसी कहते हैं उसको। तो प्राचीन गणतंत्र के लिए हमको जो पढ़ते हैं ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के गणतंत्र, वो टॉपिक ही गलत है। वो क्या होना चाहिए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के कुलीन तंत्र, भारत के कुलीन तंत्र। तो देखो जब भी, अब भारत तो क्या है ना कि अपनी इतिहास को, हर देश अपने इतिहास को गौरवमयी बताता है, तो भारत भी अपने इतिहास को गौरवमयी बताने के लिए कह देगा कि अरे लोकतंत्र, फोकतंत्र, गणतंत्र कहीं बाहर से नहीं आया, हजारों वर्ष पहले भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये तो भाषण में और निबंध में बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में देखो तो गणतंत्र ना होकर वो क्या है? कुलीन तंत्र था। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा इसमें अंतर है, दूसरा इसमें अंतर है कि प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं संविधान जैसे लिखित दस्तावेज का अभाव। आज देख रहे हैं कि लिखित दस्तावेज हमको दिखाई देते हैं, उस समय ऐसा हमको कोई नहीं मिला है कि संविधान और संविधान के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। आज तो सब कुछ संविधान है ना, सर्वोच्च भारत में संविधान है, लेकिन उस समय ऐसा हमको कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता। तीसरा अंतर ये बता देंगे कि प्राचीन गणतंत्र में आम जनता की भूमिका बहुत सीमित थी। आम जनता की भूमिका बहुत सीमित थी। आम जनता की भूमिका बहुत सीमित थी ना, कि केवल कुलीन लोग ही खड़े हो सकते हैं, कुलीन लोग ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन आज तो हर व्यक्ति डाल रहा है, और देखो भूमिका कितनी ज्यादा है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार चुनने के लिए व्यक्ति अपना वोट देता है, राज्य स्तर की सरकार चुनने के लिए व्यक्ति अपना वोट देता है, फिर गांव में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत के लिए भी वोट दे रहा है, और शहर में रह रहे हैं तो नगर पालिका के चुनाव के लिए भी वोट दे रहा है। मतलब जनता की भूमिका वर्तमान में बिल्कुल निचले स्तर से सर्वोच्च स्तर तक है। मतलब गांव के सरपंच को चुनने से लेके भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनने में भी जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका है। लेकिन उस समय जनता की भूमिका हमको उस रूप में नहीं दिखाई दे रही है जिस रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका है। ठीक है, चौथा, जो प्राचीन भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, उस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, प्राचीन भारत की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, उस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में योग्यता की जगह, योग्यता के स्थान पर कुलीनता को महत्व दिया गया है। कुलीनता को महत्व दिया गया कि कुलीन लोग ही शामिल होंगे, योग्यता से कोई मतलब नहीं। जबकि वर्तमान में क्या है, अब देखो योग्यता अलग अलग है कि भाई इस समय जो राष्ट्र प्रमुख बनेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे, वो योग्य हो गया। अब तुम सांसद जुटा लो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुम राष्ट्रपति बन जाओगे, सांसद तो जुटाना है तुमको। लेकिन उधर ऐसा नहीं था, जो कुलीन होगा वही ऊपर पहुंचेगा और जो नहीं होगा वो नहीं पहुंचेगा। तो देखो ये समानता और असमानता दोनों के बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। तो देखो एक तो कंपैरिजन करने के क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्यों प्राचीन भारत के गणतंत्र असफल हो गए, या क्यों प्राचीन भारत के गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखो, गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त होने का तो मुख्य कारण क्या था, राजतंत्रों ने आक्रमण किया और गणतंत्र खत्म हो गए। ये तो सीधी सी बात है कि मौर्य आया और उनने फिर सबको मिटा दिया, फिर शक कुषाण गुप्तों के समय आते तक ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्यों खत्म हो गए, क्यों ये राजतंत्रों का मुकाबला नहीं कर सके, जबकि राजतंत्रों के मुकाबले में यहाँ का आदमी ज्यादा सुखी था। ये जो गणतंत्र थे, यहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, नागरिकों की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था, नागरिकों की समृद्धि बहुत ज्यादा थी, व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र था, राज्य का बहुत ज्यादा कंट्रोल था नहीं, मतलब समृद्धि थी, व्यक्ति खुश था, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा विषमता भी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर क्यों ये समाप्त हो गए, क्यों राजतंत्र के मुकाबले, मतलब या तो इनका सीधे पूछा जा सकता है कि क्यों प्राचीन भारत के गणतंत्र समाप्त हो गए, या क्यों प्राचीन भारत के गणतंत्र राजतंत्र का मुकाबला करने में असफल रह गए, या राजतंत्र के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए, क्या कारण है। तो देखो, यदि गणतंत्रों की हम वर्तमान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, या इसको ऐसा लिखना कि प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की असफलता के कारण, प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की असफलता के कारण, ठीक है ना। देखो, प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये कुलीन तंत्र था, कुलीन तंत्र था, कुलीन लोग ही निर्वाचित होंगे, अब वो योग्य हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं। देखो, राजतंत्र में ऐसा था कि राजा का लड़का राजा बनेगा, लेकिन यदि राजा का लड़का अयोग्य है तो उसका मंत्री उसकी हत्या करके गद्दी हत्या लेगा और अपनी राज व्यवस्था चलाएगा। देख रहे हैं ना, राजा का लड़का देखो, राजतंत्र की विशेषता है कि राजा का लड़का ही राजा बनता है, लेकिन यदि राजा का लड़का अयोग्य है तो फिर वो ज्यादा दिन राजा नहीं रह पाएगा। इतिहास में, पूरा इतिहास इसे, ऐसा नहीं है कि राजा का लड़का राजा है तो भी काम चल रहा, नहीं, उसी का मंत्री उसको निपटा देगा, उसी का कोई रिश्तेदार उसको मार के, जो योग्य होगा। मतलब देखो, राजतंत्र चलता है तलवार के दम पे, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में शक्ति है, जो युद्ध करना जानता हो, जो शासन व्यवस्था का संचालन करना जानता हो, वही राजा बनेगा। लेकिन अभी यहां पर क्या है, कुलीन तंत्र है, कुलीन लोग मिलकर शासन करेंगे। अब यदि कोई कुलीन नहीं है, वो भले ही उसमें राज व्यवस्था के संचालन के कितने गुण है, उसमें योद्धा बनने के कितने गुण है, उसको नियुक्त नहीं करेंगे। तो एक तो इनकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण क्या था, ये गणतंत्र ना होकर क्या थे, कुलीन तंत्र थे। और इस कुलीन तंत्र में क्या है, श्रेष्ठ वंश के लोगों को ही महत्व दिया जाता था। देखते ना अपन, मगध में पहले हमको हर्यक वंश दिखाई दिया, फिर नाग वंश दिखाई दिया, फिर नंद वंश आ गया, फिर मौर्य वंश आ गया। तो ये क्यों बदल रहा है भाई, राजा का लड़का राजा बनना था तो एक ही वंश चलना था, लेकिन देख रहे हैं कि जैसे ही राजा का लड़का अयोग्य था, उसको मार के दूसरे व्यक्ति ने अपना वंश स्थापित कर लिया। फिर उसका भी जब लड़का नालायक हुआ तो उसको भी मार दिया गया। मौर्य वंश जिसने पूरे भारत पर शासन किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक का, 185 ईसा पूर्व में उसका मंत्री उसकी हत्या कर देता है, उसके राजा की, खत्म हो गया मौर्य साम्राज्य। तो राजा योग्य होगा तो ही राजा बनेगा। मतलब देखो, वैसे कहते हैं कि राजतंत्र में योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन राजतंत्र में राजा बनने के लिए योग्यता होनी जरूरी है। राजा का लड़का राजा तो बन जाता था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक राजा नहीं रह पाएगा। यदि वो अयोग्य है तो उसका या तो खुद मारा जाएगा, नहीं तो उसका साम्राज्य सीमित होते जाएगा। तो एक तो इनकी बर्बादी का कारण क्या था, ये कुलीन तंत्र था। दूसरा क्या है, ये जो ज्यादातर गणतंत्र थे अत्यधिक छोटे थे, अत्यधिक छोटे, इनका आर्थिक आधार बहुत कमजोर था, आर्थिक आधार कमजोर था। मतलब देखो, लिच्छवी जैसे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मालव, योधय, अंबस्ट, जो छोटे छोटे गणतंत्र थे। अब इतना सा गणतंत्र है,
50 गांव मिल गए हैं, वो गांव में अब कृषि भी बहुत सीमित स्तर से हो रही है, तो वहां पर शासन व्यवस्था का संचालन वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इनके पास आर्थिक आधार कमजोर था, आर्थिक आधार ही कमजोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास ना तो सेना होगी, ना सेना के पास लड़ने के लिए ढंग के हथियार होंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब इसके मुकाबले देख रहे हैं मगध, मगध का उत्कर्ष हमने अब भी पढ़ लिया है कि मगध का कृषि भी फल फूल रही थी, व्यापार वाणिज्य भी फल फूल रहा था, राजा को बहुत टैक्स मिल रहा था, राजा ने उस टैक्स के पैसे से सेना भर्ती करना चालू कर दिया, सेनाओं को हथियार दे रहे हैं, उनके पास लोहे की खजाने थी तो वो मजबूत हो जा रही थी। अब जब राजतंत्र इन गणतंत्रों पर आक्रमण करेंगे तो गणतंत्र क्या करेंगे, गणतंत्र के लोग इकट्ठा होकर और वही लाठी बल्लम से लड़ेंगे, हार जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये गणतंत्रों का आर्थिक आधार बहुत कमजोर था, इसलिए राजतंत्र के आगे नहीं टिक पाए। तीसरी बात, इन गणतंत्रों में ये जो गणतंत्र थे, इस गणतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। इस प्रक्रिया में समय की बहुत बर्बादी होती थी। और तात्कालिक सामंती युग में, तात्कालिक सामंती युग में ये राजतंत्रों का सामना नहीं कर पाए। तात्कालिक सामंती युग में अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए। तात्कालिक सामंती युग में अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए। मतलब क्या है कि देखो, लिच्छवी बहुत बड़ा गणतंत्र था, चलो ये छोटे गणतंत्र को तो छोड़ दे रहे हैं हम कि ये इनके पास पैसा धेला भी नहीं था इसलिए बर्बाद हो गए। लिच्छवी बहुत बड़ा गणतंत्र था, बहुत समृद्ध भी था, फिर भी लिच्छवी बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी परिषद में कितने 7,707 लोग हैं, ये परिषद की संख्या है। अब कौशल या मगध ने मान लो इन पर आक्रमण कर दिया तो पहले तो 7,707 लोगों को बुलाओ भैया, इनकी सभा में बैठक होगी और बैठक की वही फॉर्मेलिटी की लोग बैठेंगे, फिर एक उनको दिया जाएगा कि भाई हम पे आक्रमण हो गया है, क्या करना है, हमको युद्ध करना चाहिए, संधि करना चाहिए। तो कुछ लोग तो समर्थन में पक्ष में आ जाएंगे कि ठीक है युद्ध कर दो, मतलब प्रस्ताव आया युद्ध, कुछ लोग विपक्ष में होंगे, फिर क्या होगी, फिर डिबेट होगी, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ना कि हम युद्ध करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, सामने वाले के पास इतनी सेना है, फिर दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा लंबा डिबेट चलेगा, फिर डिबेट के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद निर्णय होगा और तब जाके ऑर्डर दिया जाएगा। और इधर क्या है, राजा है, राजा को जब मौका मिला उसने आक्रमण कर दिया। वो ना बारिश देख रहा, ना धूप देख रहा, ना ठंड देख रहा। यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारी फसल पकी पड़ी है, फसल काटना, फसल काटने के बाद युद्ध किया जाएगा क्योंकि हमारे पास सेना नहीं है। और वो राजा तो क्या युद्ध करने ही आया है। तो जो राजतंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण क्या था कि व्यक्ति पर निर्भर थे। व्यक्ति, राजा को अपना साम्राज्य विस्तार करना था, उसने सेना इकट्ठी करके रखी थी और जब चाहा उसने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हुआ तो ये मीटिंग करते ही रहेगा। ये उस गणतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। आज भी ये लोकतंत्र की बड़ी कमी के, जब पॉलिटी के चैप्टर में लोकतंत्र पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, तो डेमोक्रेसी की यही बहुत बड़ी कमी बताई जाती है कि डेमोक्रेसी में टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो देखो, लेकिन आपसे तो पूछे कि यदि असफलता के क्या कारण थे, तो ये 3 कारणों में ही आपको 50 शब्दों पूरा करना है कि तात्कालिक जो गणतंत्र थे वो गणतंत्र राजतंत्र के मुकाबले क्यों सफल नहीं हो पाए। तो ये मैं आपको यही सब बताना है, ठीक है ना। तो देखो, ये आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गणतंत्र थे। ज्यादा कुछ तो सरवाइव नहीं कर पाए, राजतंत्र के आगे ये समाप्त हो गए, लेकिन कम से कम इतिहास में उल्लेख तो था कि हाँ भाई, भारत में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी। और जो तात्कालिक विश्व में ऐसी व्यवस्था हमको कहीं देखने को नहीं मिलती है, वो भारत में मौजूद थी, ठीक है ना। तो ये गणतंत्र के संदर्भ में इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे इसमें अब अपन कल देखेंगे।